कि रिएक्शन रैंडमनेस है या नहीं है। ठीक है, एंट्रोपी ही बताएगा कि कोई रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। ओके, तो हमें कहा गया कि भाई एंट्रोपी से हम क्या करेंगे, पता करेंगे कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो कैसे पता करेंगे, बेसिकली हम लोग पता करेंगे कि डेल्टा एस की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। पॉजिटिव या स्पॉन्टेनियस। हाँ, इसका मतलब क्या है, कोई मुझे बताएंगे? कि मतलब जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगी ना तो उतनी ज्यादा हमें स्पॉन्टेनियस रहेगा। ये स्पॉन्टेनियस क्या बताता है आपको? स्पॉन्टेनियस मतलब इरिवर्सिबल होती प्रोसेस, ये ओके, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। बस अगर हम सिंपल शब्दों में कहें कि जो नेचुरली खुद ही होना चाहता है, उस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कह देते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं कि मान लीजिए, हाँ जी बोलिए, कुछ बताना चाह रहे शिवम? ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास, मैंने कहा कि ये जो है आपके स्कूल का ग्राउंड है। ठीक है, अगर ये आपके स्कूल का ग्राउंड है तो यहाँ पे क्या होगा कि सारे बच्चे, जब सुबह की मॉर्निंग है तो सारे बच्चे कैसे होंगे, सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज होंगे। असेंबल होंगे। लेकिन मैं कहा कि भाई सारे टीचर हट गए और ये पीटी का पीरियड है, तो कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, रैंडमली कहीं भी होंगे। इसका मतलब है कि अगर आपने डिग्री ऑफ रैंडमनेस इंक्रीज कर दिया, डिग्री ऑफ रैंडमनेस रैंडमनेस इंक्रीज कर दिया तो स्पॉन्टेनिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज। तो इसकी स्पॉन्टेनिटी क्या हो जाएगी। अब एक बच्चा मुझसे पूछता है, सर मुझे ये फील नहीं आया कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूम रहा है तो कैसे हो रहा है। एक्चुअली मैं आपको समझाता हूं, जैसे आप सुबह के समय असेंबली में खड़े हैं तो क्या आप अपनी मर्जी से खड़े हैं, तो कहोगे नहीं। नो सर। तो किसकी मर्जी से है, वो सामने वाला जो प्रिंसिपल है, जो टीचर है, उनके कारण। लेकिन जब आपको खेलने कह दिया जाए तो आप अपनी मर्जी से खेलते हैं, कभी यहाँ दौड़ते हैं, कभी वहां दौड़ते हैं, कभी यहाँ घूमते हैं, कभी वहां घूमते हैं। तो इसीलिए उसकी स्पॉन्टेनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा या डिसऑर्डरनेस होगा तो वो उतना ज्यादा इंट्रोपी क्या हो जाएगा, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। जिस सेकंड एग्जांपल, आप लोग कभी मेला गए हैं? गए होंगे। यस सर। वहां पे क्या हम लोग पैटर्न में घूमते हैं? नो सर। नो सर। अगर आपको मैं कहूं कि आपका टीचर लेके जाएगा तो आपका पैटर्न में जाना पड़ेगा। यस तो सर। लेकिन आप अगर जब मेले में गए और आपका अगर जब कोई नहीं है, मतलब अपने दोस्त लोग हैं, तो कभी जो है झूला पे चढ़ोगे, तो कभी मौत के कुएं में जाके मौत को टक से बाहर निकल के आ जाओगे। ऐसा करोगे कि नहीं? ठीक है, जो भी यस आपके सर। आपके मेला में लगा हो, मौत का कुआं लगा हो, सर्कस लगा हो, या जो भी चीजें लगी हो, ठीक है, तो आपकी इच्छा होगी कि आप उसको जो है फ्रीली एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर वही चीजें आप किसी टीचर के साथ, तो वो चीजें नहीं होगी, आपको रैंडमनेस में रहना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस में रहना पड़ेगा, या आपको ऑर्डरनेस में रहोगे तो उसकी इंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस में तो आप अपनी इच्छा से हो रहे हैं, क्योंकि आप अपनी इच्छा के अनुसार से जो है, आपको पसंद होगा तो आप जादू देखोगे, आपको पसंद होगा तो आप मौत का कुआं देखोगे, आपको पसंद होगा तो चाहो तो आप जो भी वहां पे लगे होंगे, तो इस टाइप से जो है वहां पे लगे रहते हैं। ओके, क्योंकि ठीक है सर, मुझे ये समझ में आ गया। स्पॉट यानी कि इंट्रोपी का मतलब है डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ना। डिग्री ऑफ रैंडमनेस का मतलब होता है कि इधर उधर जो है वो कितना जो है घूम सकता है। अगर वो अपने इच्छा के अनुसार से घूम रहा है तो इसका मतलब है वो स्पॉन्टेनियस था। और यही चीज हमने आपको बताया भी
स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शन होते हैं जो नेचुरली खुद होते हैं, या फिर थोड़े से पुश होने पे जो है हम लोग क्या करते हैं, जो है वो हो जाते हैं। ओके, कोई कहता है मोर इज द डिसऑर्डर हायर इज द एंट्रोपी। जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगा उसकी एंट्रोपी उतना ज्यादा है। यानी कि अगर उसको फ्री छोड़ दिया जाए, जैसे आप बच्चे को फ्री छोड़ दो, तो उसकी एंट्रोपी क्या है, बहुत ज्यादा है। क्या वो जिस पाथ से गया था उसी पाथ से आएगा क्या? नो नहीं। सर। अगर पैदल गया तो गोदी में आएगा, ऐसे ही होगा। बच्चा है, कुछ भी हो सकता है। वो घूम के इधर से गया तो दूसरे के साथ घूम फिर के इधर से आएगा, लेके जाएगा एक को 10 लेके आएगा दूसरे। तो इसी तरह से क्या होता है, जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस हो जाता है हायर इज द एंट्रोपी हो जाता है। ठीक है। द रेशियो ऑफ हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल। अगर आपके पास आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल है तो वहां पे डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। एक्चुअली यही फॉर्मूला जो है हम लोग क्या करेंगे, पूरे एंट्रोपी में यूज करेंगे। खैर इसका डेरिवेशन भी कराएंगे, फिर उसके बाद जो है आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या हो जाता है। ओके, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया कि रैंडमनेस इंक्रीज सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। अगर ए से बी का रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रैंडमनेस इंक्रीज कर रहे हैं। रैंडमनेस का मतलब है कि आपकी इच्छा जहां मन तहां घूमिए। जैसे बॉयज लोग होते हैं, उनको जो है घर से जो है जब निकलते हैं किसी किसी दिन तो पता नहीं कहाँ कहाँ टहल जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से उसकी रैंडमनेस जो है बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर जिसकी रैंडमनेस ज्यादा होगी तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। अच्छा, मैं पहले स्पॉन्टिनिटी लिख देता हूं, तो उसकी स्पॉन्टिनिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर स्पॉन्टिनिटी इंक्रीज हो जाएगी तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो पूरा खेल यहाँ पे ये पता करना है कि कौन सा रिएक्शन जो है नेचुरली हो रहा है या खुद से हो रहा है। यही चीज है एंट्रोपी पता करने का। अच्छा, हमने आपको कई बार कहा है कि जितने भी इंथैल्पी, एंट्रोपी, आपकी जो है इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, आप उसको अकेले नहीं निकाल सकते, आप उनकी चेंज की वैल्यू निकाल सकते हो। वो भी यही कहता है, एस इट कैन नेवर बी मेजर बट वी कैन मेजर डेल्टा एस। और हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एस को मेजर करेंगे। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई टी। ओके, तो क्यू का जो हीट होता है, हीट की यूनिट क्या हो जाती है, क्यू इक्वल टू हीट होता है। तो कहोगे सर जूल होती है, क्यू क्या होता है, हीट। और हीट की यूनिट क्या, हीट की यूनिट क्या होती है, जूल। जूल। और ये टी क्या है, प्रेशर। टेम्परेचर। और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन। केल्विन हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है लिख सकते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, डेल्टा एच की, जूल पर केल्विन। जूल। हाँ, क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, जूल पर केल्विन। वेरी गुड, जूल पर केल्विन हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी यूनिट लिख सकते हैं। अच्छा, इसको कैलोरी में लिखना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैलोरी पर केल्विन लिख सकते हैं। यस सर। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जो यूनिट है। अच्छा, इसका डेल्टा एस का मतलब क्या हो जाएगा, चेंज यानी एंट्रोपी। हाँ, चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी। वेरी गुड, चेंज इन एंट्रोपी। अच्छा, चेंज इन एंट्रोपी है डेल्टा एस। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि इसका चेंज कैसे निकालेंगे, एस माइनस एस। यस सर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आई तो रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। वेरी गुड। अगर डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव आई तो कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। अच्छा, यहां से एक और बात भी हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अगर पॉजिटिव होगा तो फाइनल की वैल्यू जो एंट्रोपी होगी वो ज्यादा होगी। अगर जो नेगेटिव होगा तो इनिशियल की जो वैल्यू होगी एस की वो क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। अच्छा,
एंट्रोपी जो होते हैं वो कैसी प्रॉपर्टीज होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? Depend on mass and size. ओके, वेरी गुड। अमाउंट ऑफ सैंपल एंड मास पे जो डिपेंड करेगा उसको हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। स्टेट फंक्शन किसे कहते हैं? जो पाथ पे डिपेंड Depend on initial and final position. Initial Very and good. final position. Those substances which are depend upon the initial and final point, yeah, those function which depend upon the initial and final point, it is known as the state function. It does not depend upon the path. It is depend only initial point and final point. ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। हाँ, ये जो है रास्ते पे डिपेंड नहीं करता कि आप कैसे जा रहे हैं। जैसे मैं आपको समझाने के लिए एक तरीका बताता हूँ। स्टेट फंक्शन मैंने कई बार समझाया। मैंने कहा कि मैंने ना दो बच्चे का नाम ले लिया। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक का शिवम और एक का ले लेता हूँ वीना। मान लो कि मैंने ना 100 मार्क्स का पेपर कराया और वो किसका था? केमिस्ट्री का था। सपोज कीजिए, मान लीजिए उसमें इसने शुरू के 20 क्वेश्चन में 80 मार्क्स ले आए और इसने 5 शुरू के क्वेश्चन में 0 मार्क्स लाए और बाद के क्वेश्चन में इसने 90 ले आए। क्या आप मुझे बताओ कि कौन तेज है? कहोगे वीना तेज है। क्यों? क्योंकि इस हमें ये मतलब नहीं है कि भाई कितना नंबर लाया, शुरू में लाया बाद में लाया तो इसने ज्यादा ना। तो ये कैसा फंक्शन हो गया? स्टेट फंक्शन हो गया। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं? स्टेट फंक्शन। और ये प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाती है। ओके, अब यहां पे ध्यान सुनिएगा, सेकंड पॉइंट। अब हमारे पास क्या है? कहता है कि डेल्टा एन जी। आप सभी को याद हो मैंने डेल्टा एन जी निकालना सिखाया था, तो क्या फॉर्मूला था? यूआरटी एनपी माइनस एनआर। NP minus NR. यहाँ पे मैंने कहा था कि एनपी जो होगा वो क्या लेना? प्रोडक्ट का जो है मोल या स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेना या रिएक्टेंट का। और ये किस स्टेट में लेना? गैसियस वाला सिर्फ लेना। गैसियस स्टेट में। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसका लेंगे? गैसियस स्टेट का लेंगे। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से हमने क्या करा कि गैसियस स्टेट का लिया। अगर मैं कहूं, जैसे आपको एग्जांपल के रूप में, पहला हम डेल्टा पॉजिटिव लेते हैं। अगर मैंने H2O लिया, ये वाटर है, मैंने इसको मान लिया कि लिक्विड फॉर्म में है और इसको मैंने हीट दिया, इसको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। इलेक्ट्रोलाइसिस से मैंने क्या करा? ब्रेक कर दिया। तो किस में टूट गया? H2 प्लस O2 में टूट गया। ये दोनों गैस है, बोलिए। ठीक है, ये दोनों किस में आ गया? गैसेस में आ गया। अब अगर मैं निकालू डेल्टा एन जी की वैल्यू, तो कहोगे प्रोडक्ट में कितने? 283 माइनस यहाँ पे कितना है? 0, क्योंकि सिर्फ गैसेस के लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी कि 3 से 0 से बड़ा है। अगर ये 0 से बड़ा है तो डेल्टा एच भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे मैं वापस रिवर्स लेता हूं, 2H2O गैस प्लस O2 गैस और यहाँ पे हमने क्या लिया? 2H2O और ये कैसा ले लिया? लिक्विड ले लिया। ठीक है, अगर मैं यहां से डेल्टा एन जी निकालूं तो 0 माइनस 3 हो जाएगा। इसका मतलब है निगेटिव। तो यहां से हमें क्या सीखने के लिए मिला कि हाँ, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये भी लिख सकते हैं हम पहले तो। ओके, अब यहाँ पे ध्यान सुनना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको, वो चीज समझना है। यहाँ पे वैसे भी सोच सकते थे कि सर ये लिक्विड है, लिक्विड से गैस बन रहा है, इसका मतलब एंट्रोपी क्या होगा? डिग्री ऑफ रैंडमनेस इंक्रीज होगा। अगर ये डिग्री ऑफ रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कह सकते हैं कि जिसका डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, वो रिएक्शन आपका कैसा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अगर जिसका डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो वो कैसा हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा, मैं पूछूं
कि सबसे ज्यादा जो है स्पॉन्टेनिटी कौन शो करेगा, सॉलिड करेगा, लिक्विड करेगा या गैस करेगा? गैस। गैस करेगा। क्यों गैस करेगा? इसकी एनर्जी हाई होती है लेकिन ये Very स्टेबल नहीं होता है। वेरी गुड। इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो अपने मन से घूमता है। कहता ना, कभी यहाँ कभी वहां, जहां मन तहां घूमा। कहता है कि नहीं गैस? यस सर। आप उसके उसके मॉलिक्यूल्स को रोक सकते हैं क्या कि नहीं, तू रुक जा भाई रुक जा? नहीं रुक सकते। सॉलिड के पार्टिकल्स को आप रोक सकते हैं, लिक्विड को एक हद तक रोक सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ही अंदर क्या होगा, जो है मॉलिक्यूल जो है घूमेगा। लेकिन जो है गैस का तो बाहर, उसको आप इस रूम में छोड़ दीजिए तो इस रूम के जैसा घूमेगा। आप अगर जब बाहर एटमॉस्फेयर में दे दीजिए तो पूरे एटमॉस्फेयर कहेगा। कहते हैं ना कि ये जो है क्या करता है, कहता है जहां मैं जाऊंगा वहां मेरा साम्राज्य होगा, जितना बड़ा साम्राज्य है वो सारा मेरा होगा। तो इस तरह से जो है गैस का नेचर है। ओके, तो ये तो ठीक है, कहोगे सर क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा होती है तो इसलिए जो है क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है। ओके, सेकेंड थिंग कहता है अगर ऑन इंक्रीजिंग गैसियस मोल्स, मैंने बताया भी कि अगर जब गैस के मोल ज्यादा होंगे तो इंट्रोपी ज्यादा होगी। अगर मैं कहूं क्या सॉलिड में इंक्रीज होगी इंट्रोपी क्या? नो सर। अच्छा, लिक्विड में होगी क्या? सर नो। नहीं। तो इसमें क्या कहता है कि सिर्फ जो है एंट्रोपी इंक्रीज होती है, वो किस में हो जाती है, गैस में होती है, क्योंकि डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, ये वाला पॉइंट आप रखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से एंट्रोपी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि डेल्टा एस, आप देखिए मैं यहां से दिखाता हूं, डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई टी। या इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, क्यू बाई टी, छोटी क्यू। अगर हम किसी को हीट देते हैं तो वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ओवरऑल कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसी कारण से जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो एनर्जी इंक्रीज करते हैं, बेसिकली हीट एनर्जी। अगर हीट एनर्जी इंक्रीज करते हैं तो डेल्टा एस पॉजिटिव आ जाता है, और डेल्टा एस पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वो रिएक्शन कैसा होगा, Spontaneous. स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अगर प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, ठीक है, क्या कहता है कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर एस इज इंक्रीजेस। अगर आप गैस के पार्टिकल को एकदम छोटे से डब्बे में कर दोगे तो पार्टिकल बहुत तेज घूमेंगे, लेकिन छोटे से जगह में, जिस कारण से यहां भी आपकी इंट्रोपी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए 5 एटीएम था लेकिन आपने 2 एटीएम कर दिया, तभी भी डेल्टा एस क्या आ गया, आपका जो है पॉजिटिव आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो है कि जो अगर आप प्रेशर एंड प्रेशर को डिक्रीज करते, टेम्परेचर को इंक्रीज करते तो इंट्रोपी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। या आप जब मिक्सचर बनाते सॉलिड सॉलिड का, लिक्विड लिक्विड का, गैस गैस का, तो भी इंट्रोपी क्या हो जाती है, आपकी इंक्रीज हो जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं कि कहां कहां जो है इंट्रोपी आप लोग जो है सम जगह पे देखे होंगे। जैसे ये वाला कॉमन एग्जांपल है। हाँ जी बोलिए वीना। सर जो एंट्रोपी है वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एस कैसे इंक्रीज होगा, ये तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डेल्टा एस इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, क्या क्यू बाई टी लिख सकते हो? ओके, ये टेम्परेचर क्या बताता है कि जिस पोजीशन पे आप रिएक्शन कर रहे हैं, ध्यान सुनना, ये बता रहा है अगर आप हीट करते हैं, जैसे रूम में, जैसे सपोज कीजिए कि आप गैस के चूल्हे पे कोई चीज रख दिए, मैं जैसे वाटर को रख रहा हूं और हम इसको कंटिन्यूअसली हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, हीट ही तो दे रहे हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मेरे को रूम को हीट करना है तो हीटर लगाते हैं, तो बेसिकली क्या करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या यहाँ की एनर्जी नहीं बढ़ेगी, हीट एनर्जी? Yes, sir. अगर हीट एनर्जी बढ़ेगी तो क्या डेल्टा एस पॉजिटिव नहीं आएगा?
क्योंकि क्यू वैल्यू बढ़ यस रही है, सर, टी भी बढ़ रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा है, लेकिन क्यू वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अगर यस जब सर, क्यू वैल्यू बढ़ रहा है तो ओवरऑल वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर यही हीट रिलीज होता, जब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हीट गिवन टू सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, तो कैसा हो जाता है आपका? पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन मैंने कहा कि भाई Q बाई टी, अगर यहाँ पे हीट रिलीज बाय द सिस्टम, तो डेल्टा क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो डेल्टा कैसा हो जाएगा? नॉन नेगेटिव। नॉन स्पॉन्टेनियस। और ये कैसा हो जाएगा? नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है ये बता सकते हैं कि कौन सा जो है स्पॉन्टेनियस है, कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, ओके। अब हम आगे की बात करते हैं। मान लीजिए कि आपसे पूछ रहा है कि एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट बताना है। अच्छा, कोई पूछता है कि सर मुझे ये बताओ कि एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट क्यों ज्यादा होते हैं एंट्रोपी ऑफ डायमंड से। तो आप देखिए, आप सभी ने देखा होगा कि जो ग्रेफाइट होता है वो एक कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है, जबकि डायमंड में एक कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा होता है? 4 कार्बन के साथ। हाँ जी, ओके। तो एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है? 4 कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, ओके। अब यहां से आप मुझे बताइए कि कौन ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाएगा? ग्रेफाइट। यहाँ 3 बॉन्ड है, यहाँ 4 बॉन्ड है, तो कौन लगाएगा? डायमंड। डायमंड। अच्छा, इसीलिए हाँ, डायमंड। हाँ, वेरी गुड। नेचुरल सबसे हार्डेस्ट मटेरियल जो होता है वो क्या हो जाता है? डायमंड। 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 डायमंड हो जाता है, नेचुरली हार्डेस्ट मटेरियल। अब ये हार्डेस्ट मटेरियल, तो ये मॉलिक्यूल्स घूम पाएंगे क्या? नो सर। नो सर। तो जिस कारण से ये थोड़ा बहुत घूमेगा तो इसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इसी कारण से कह रहे हैं कि इसकी एंट्रोपी जो है क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे दूसरा देखिए, कहता है अमोनियम क्लोराइड जब सॉलिड होता है तो इसकी एंट्रोपी कम होती है, लेकिन जैसे ही आप पानी में डालते हो तो वहां पे क्या हो जाएगा? आयन के फॉर्म में टूट जाएगा। अगर वो आयन के फॉर्म में टूट जाएगा तो उसकी इंट्रोपी क्या होगी? अब वो घूम सकता है पानी के अंदर, जैसे ऐसे। इंक्रीज। हाँ, अब ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि मैंने ना एक गिलास शरबत बना रहा हूं, इसमें मैंने पानी लिया, ठीक है, मैंने जो है पानी ले लिया, ओके। अब इसके अंदर मैंने क्या कर दिया? NaCl डाल दिया। अब जब NaCl डालेंगे तो ये Na+ में टूट जाएगा और किस में टूट जाएगा? Cl माइनस में। अब जब ये आयन जो होगा पूरी जगह घूमेगा, अगर आयन पूरी जगह घूमेगा तो इसकी इंट्रोपी, डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अगर इंक्रीज हो गई तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर पॉजिटिव हो जाएगी तो ये कैसा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ये चीज कहता है सब फेमस एक्स्ट्रा ऑफ एग्जांपल ऑफ एंट्रोपी चेंज, ये कैसा हो जाता है? स्पॉन्टेनियस हो जाता है। आप चीनी को घोलते हैं क्या? देखिए, कभी चीनी अगर जल्दी घोलना है तो घोलते हैं, लेकिन आप अगर उसको आधा घंटा रख दोगे तो खुद ही घुल जाएगा। वो अलग बात है कि अब अगर छोटे से में बहुत ज्यादा रख दोगे तो अलग बात है। लेकिन अगर आप देखो कि चीनी को हम लोग कई बार क्या कहते हैं, खास करके मिश्री, सबको मिश्री को आप कितना भी हिलाओगे तो नहीं सोता, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? 10 मिनट 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। वो धीरे 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 खुद ही क्या हो जाता है? डिजोल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही डिजोल्व होता है तो उसकी डिग्री ऑफ एंट्रोपी जो है डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ जाता है, वो पूरा घूमते रहता है और घूमने के कारण उसकी एंट्रोपी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ओके, अब कहता है कि मान लीजिए कि HCl के साथ आपने Ag का रिएक्शन करा दिया, ठीक है। अगर आपने रिएक्शन करा दिया तो वहां पे क्या हो जाता है कि Ag+ एंड Cl- मिलके AgCl का फॉर्मेशन कर देता है। अगर AgCl का फॉर्मेशन कर देगा तो ये पर्सिपिटेट बन जाता है, यानी कि भारी हो जाता है।
जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में हमने क्या करा कि यहाँ पे हमने HCl और Ag प्लस के साथ रिएक्शन करा दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, AgCl बन जाता है और साथ में H प्लस निकल जाता है, तो AgCl तो नीचे बैठ जाएगा, ये AgCl प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। अब अगर ये AgCl नीचे बैठ जाएगा तो उसकी डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या हो जाएगी, घट जाएगी ओवरऑल, जिस कारण से ये क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका जो है एंट्रोपी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ओके, फोर्थ पॉइंट, ऑन बॉइलिंग एग, ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स। इसका मतलब क्या आता है कि जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला भी और केमिस्ट्री वाला भी, तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। वहां पे क्या कहता है कि हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज की प्रोटीन का डीनेचुरेशन कर देते हैं। डीनेचुरेशन का मतलब उसमें चेंज कर देते हैं। जनरली हम सेकेंडरी एंड टर्सरी प्रोटीन्स को चेंज कर सकते हैं, ना कि हम प्राइमरी को। प्राइमरी को वैसे भी चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने प्राइमरी को चेंज कर दिया तो उसकी सारी इंटायर प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के रूप में, अगर कुत्ते का प्राइमरी अगर जो काम है कि आप उसको जो है जल्दी मतलब सूंघ के जो है पता करना, जल्दी नींद टूट जाना और एक्टिव रहना, लेकिन आपने यही उसका मेन प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, तब उसको हम डॉग क्यों कहेंगे? तब तो कोई जानवर कह देंगे कि जो उसकी जैसी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करता है। इसी कारण से आजकल हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी टर्सरी प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं, कभी भी प्राइमरी प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं किया जाता है। ओके, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन पहले लिक्विड में था, उसके प्रोटीन्स को चेंज कर दिए, उसके डीएनए को चेंज कर दिए, जो बनता है उसी को हम लोग कहते हैं एंट्रोपी चेंज। और ऐसे केस में आपकी जो है एंट्रोपी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए आप उसको थोड़ा सा गर्म जगह भी रख दोगे जहां का टेम्परेचर ज्यादा है, तो खुद ही जम जाएगा, मतलब जो है अंडा जो है लिक्विड से सॉलिड में हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हम लोग कह सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। अगर आपने रबड़ को स्ट्रेच कर दिया तो वहां पे क्या हो जाता है कि सारे के सारे अनकॉइल्ड हो जाते हैं। अनकॉइल्ड का मतलब होता है हेलिक्स के फॉर्म में होता है, तो सारे के सारे अनकॉइल्ड हो जाते हैं। और जब वो अनकॉइल्ड हो जाते हैं तो जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे सारा जो है स्पेसिफिक मैनर में आ जाता है। और जब वो स्पेसिफिक मैनर में आ जाता है तो आपको मैंने कहा था कि कोई भी चीज स्पेसिफिक अरेंजमेंट हो जाएगा तो उसकी एंट्रोपी जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस प्रकार से हम लोग जो है कह सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमें चेंज ऑफ एंट्रोपी पूछा है, तो एक्स टू जेड, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहां से निकाल सकते हैं कि चेंज ऑफ एंट्रोपी फ्रॉम एक्स टू जेड यहां से पूछा है। अच्छा, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एंट्रोपी फ्रॉम एस टू जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंट्रोपी या चेंज ऑफ एंट्रोपी पहले तो एक्स से वाई पे जाएगा प्लस, फिर क्या हो जाएगा, एंट्रोपी वाई से जेड जाएगा। अच्छा, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स टू जेड है ये, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हो डेल्टा एस इक्वल टू एस एक्स माइनस एस जेड इक्वल टू एस एक्स माइनस एस वाई प्लस डेल्टा एस वाई माइनस एस जेड। यही तो होगा इसकी टोटल एंट्रोपी। जो चेंज होगा इसी को तो हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ एंट्रोपी। अगर हमें लिखना हो तो हम सबसे पहले एक्स वाई को जाएंगे, वाई से जेड जाएंगे, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी चेंज ऑन एंट्रोपी जो है ये जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुना। यहाँ पे इन्होंने आपसे कहा है कि आपको जो है एंट्रोपी निकालना है फ्रॉम एस टू बी, सॉरी ए टू बी। इसका मतलब है यहां से यहां तक में एनर्जी कितनी है। इन्होंने तीन वैल्यू दी हुई है, ए से सी दिया हुआ है, सी से डी दिया हुआ है एंड डी से बी दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि मुझे निकालना कहां से, डेल्टा एस ए टू बी निकालना है। बोलिए, इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूं डेल्टा एस ए टू सी? बोलिए, क्लियर है? प्लस
क्या यहां से लिख सकता हूं डेल्टा एस सी से डी प्लस डेल्टा एस डी से बी? Yes, sir. ओके ओके ठीक है। अच्छा, अब जिसकी जैसी वैल्यू दी हुई है, क्या ए से सी दिया हुआ है? हाँ, तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लिए, प्लस एस से सी दिया हुआ है तो कितना ले लेंगे? 13 30. इलेक्ट्रॉन। ओके, लेकिन यहाँ पे आपने जो लिखा है सी से, सॉरी सॉरी, यहाँ पे आपने लिखा है डी से बी, और यहाँ पे वैल्यू किसकी दी हुई है? बी से डी, यानी BCD. ऊपर वाले दिया है। इसका मतलब क्या होगा? जस्ट निगेटिव साइन आ जाएगा। आपको हमने दिया कि ऊपर से नीचे की वैल्यू, तो आप कहोगे कि नीचे से ऊपर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो निगेटिव आ जाएगी, जो जस्ट अपोजिट होगा। अगर जो निगेटिव होता तो पॉजिटिव होता, पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। Negative. तो मैंने यहां से सॉल्व किया, 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 20 इक्वल टू कितना आ 60. जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 हो 60. जाएगा। बोलिए, क्या क्लियर है इतनी सी बात? सर इसमें माइनस का साइन कहाँ से आया? अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये बी से डी दिया हुआ है, ये बी से डी दिया हुआ, और आपने कौन सी वैल्यू निकालना है? डी से बी। अगर मैं कहूं कि आपका जो है, सपोज कीजिए कि मैंने कहा कि आपके जो है मार्क्स इतने कम है 100 में, तो आप क्या करोगे? उसको माइनस कर दोगे उत्तर निकालने के लिए। या मैंने ऐसे कहा कि आपको जो है, यहां से अगर आप वहां जाते हो तो आपको 50 रुपए दूंगा, अगर आप रिटर्न आते हो तो मैं 50 रुपए ले लूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? निगेटिव हो गया। कि ये बात समझ में आई? Yes, Sir. sir. ओके, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या करा, डी से बी जा रहा था तो माइनस ले लिया, तो माइनस इसकी जगह पे हमने क्या रखा? पुट रखा। पुट किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। ओके, अब हम ऐसे तो नहीं बता सकते ना कि भाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन बता, तेरा इंट्रोपी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है मॉलिक्यूल्स के अंदर जाके, ऐसा बता सकते हैं क्या? या उसके No, अंदर sir. जो है हम लोग जो है घुस गए और देख रहे कि हाइड्रोजन तो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, तो स्थिर है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए No. हमने कहा कि भाई एक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे तभी तो हम लोग पता कर पाएंगे कि भाई किसकी जो है एंट्रोपी बढ़ रही है, क्योंकि अभी तक हम तो बता रहे हैं कि जिन्होंने देखा है। अब अगर जब मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें हम देख के तो नहीं बता सकते ना। हाँ जी बोलिए हाँ सर। प्रिया, बोलिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं प्रिया? ओके ठीक है। अब यहां से हमारे पास में जो फॉर्मूला है डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी, ये क्या है? लार्ज चेंज के लिए। लेकिन जब आपके पास स्मॉल चेंज हो, आपके पास क्या हो? स्मॉल चेंज हो, Small sir. तो हम लोग इसको क्या करते हैं? डी एस बाई डी क्यू बाई टी लिख देते हैं। ये किसके लिए है? Small. स्मॉल चेंज के लिए। ओके, अगर आपके पास स्मॉल चेंज है, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हमारे पास जो है सारी पूरी की पूरी वैल्यू निकल जाएगी? Yes, ओके, sir. Yes sir. इसको डिराइव कर देता हूं। अच्छा, पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता देता हूं। आपको मैंने कहा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि इंटरनल, हाँ जी बोलिए शिवम। ओके, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता है कि Q प्लस डब्ल्यू हो जाता है। Yes, और हमें sir. जो है क्योंकि हीट के टर्म में सारी बातें करना है, तो Q इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ना फर्स्ट फॉर्मूला जो है डिराइव कर देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डी क्यू बाई टी। dq by dt. डी टी नहीं लिखेंगे, टी लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास है क्यू और टी है। ओके, अब यहाँ पे मैंने अभी बताया कि डी क्यू की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? कहोगे सर डी क्यू की आपने बताया कि इंटरनल एनर्जी जो होता है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, आप चाहो तो डेल्टा के फॉर्म में लिख सकते हो। और इसी चीज को छोटे के लिए चेंज के लिए डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, और इसी जगह पे हमें डी क्यू निकालना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि डी यू माइनस डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टी। बोलिए क्लियर है?
ओके Yes, sir. यहां Yes, से sir. हमने इंटीग्रेट कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा डी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन सी वी डेल्टा टी, आपको मैंने बताया था इंटरनल Yes, sir. एनर्जी के लिए। ठीक है, Yes, तो यहां sir. से हमने क्या कर दिया, एन सी वी डेल्टा टी, क्योंकि छोटा चेंज है तो छोटा डी टी लेंगे। ओके यहां से हमने क्या करा, इसकी जगह पे एन सी वी डी टी लिख दिया डिवाइडेड बाई टी, और इसको टेम्परेचर को हमने T1 से T2 तक इंटीग्रेट कर दिया माइनस। अच्छा डी डब्ल्यू की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी डेल वी माइनस में, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था डब्ल्यू इक्वल टू क्या था, माइनस पी डीवी। तो यहाँ पे छोटे के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, छोटा डीवी। ओके क्या ये समझ में आ गया, इसको हम लोग जो है V1 से V2 इंटीग्रेट करेंगे। Yes, sir. ओके क्या एन और सी भी कांस्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ T1 से T2, और ये कितना हो जाएगा डी टी बाई डी टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ V1 से V2 हो जाएगा, और इसी की जगह पे पी भी इक्वल टू एन आर टी होता है। तो वी पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन आर टी बाई वी, मैं यहां से लिख देता हूं एन आर टी बाई वी, और डी वी इंटू टी, क्योंकि टी है तो ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, एन सी वी T1 T2 डी टी बाई डी टी प्लस, यहां से क्या लिख सकते हैं, V1 से V2, और ये एन आर बाहर आ जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, dv बाई वी। बोलिए यहां तक क्लियर है। Yes, sir. ओके अब हम लास्ट में जो है इंटीग्रेट कर देते हैं फटाफट से। हमारे पास क्या है, एन सी वी लॉग, अच्छा इसकी जगह पे dt बाई डी टी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग टी, और कहां से कहां इंटीग्रेट कर रहे हैं, T1 से T2 इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके प्लस, अब हमारे पास दूसरा क्या था, एन आर, वी का लॉग, वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग V2, V से क्या हो जाएगा, V1 से V2। ओके ये नेचुरल लॉग है, हम इसको लॉग ई बेस कुछ से जो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे लिखते हैं। मैं इसी चीज को क्या लिख सकता हूँ, एन सी बी लॉग T2 माइनस लॉग T1, क्योंकि आपको पता है कि जब इसको लिखते हैं तो माइनस के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है प्लस, अब यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन आर And R log लॉग V V2 V2 बाय minus V1। log V1. ओके ठीक है, अच्छा मैं इसी चीज को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एन सी बी लॉग T2 बाई T1 प्लस एन आर लॉग V2 बाई V1। बोलिए क्लियर है। Yes. ओके ठीक है, अब हमने क्या करा कि इसको जो हमने क्या करा, इस फॉर्म में लिख दिया। अब मैं लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखते हैं, 2.303 लॉग बेस 10। तो अच्छा मैं एक और फॉर्मूला, आपको मैंने बताया था कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है। तो P1 V1 Yes. हाँ, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 डिवाइडेड बाई P2 इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई V1। तो मैं यहां से एक और फॉर्मूला लिख सकता हूं, NCV log T2 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू NR log P1 डिवाइडेड बाई P2। अब इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जब आपके पास प्रेशर के टर्म में आइसोबारिक हो तो ये यूज कर लेना, और कोरिक हो तो आप ये फॉर्मूले में जो है इसको जीरो कर लेना, जो कि आगे मैं बताऊंगा भी। अच्छा इसी चीज को ना मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, डेल्टा एस इक्वल टू 2.303 NCV log बेस 10 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस 2.303 log बेस 10 V2 डिवाइडेड बाई V1। आपकी जोन सी इच्छा हो, जैसा दिया रहे कंडीशन, आप वैसा क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को जो है क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके ये सारी डेरिवेशन थी, मैंने जो यहाँ पे आपको बता दिया। अब हमारे पास क्या है, आइसोथर्मल का केस है। अगर हमारे पास आइसोथर्मल का केस है तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। बोलिए, अगर मैंने आपको कहा कि ये जो फॉर्मूला है ना हर जगह यूज होगा,
पूरे एंट्रोपी के लिए सिर्फ यही फॉर्मूला है, लेकिन हम अलग अलग प्रोसेस के लिए आपको निकाल के दिखाते हैं। मैंने क्या कहा कि डेल्टा एस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, NCV log T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस NR log V2 डिवाइडेड बाई V1। बोलिए क्लियर है? अच्छा मुझे बताइए कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, अगर ये अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, हमारे पास ये मेन फॉर्मूला है। हम यहां से देखिए इसका मतलब क्या है, मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूं, आप कहोगे तो मैं ड्राइव भी कर दूंगा, डेरिवेशन भी कर दूंगा, पहले मैं डेरिवेशन कर देता हूं फिर समझाता हूं। तो देखिए ध्यान से, डेल्टा एस की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, dq, और dq की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी माइनस पी डेल भी। ठीक, अच्छा du की जगह पे मैंने कहा NCV डेल्टा टी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी डेल भी, और पी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं NR टी डिवाइडेड बाई वी इंटू डी वी। मैं आपको पहले समझा रहा हूं कि कैसे होगा, फिर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। यहां से देखिए dt यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसमें क्या कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, T1 T2 सेम हो जाएगा। बोलिए Yes, होगा sir. कि नहीं होगा? अगर जो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका मतलब है T2 T1 1 हो जाएगा। अगर जो कांस्टेंट है तो कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। मैं यहां से इसको क्या कर सकता था, डेल टी चेंज कितना होगा, 0। यहां से सीधे सीधे मैं लिख सकता था, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो NR log V2 बाई V1। इसीलिए मैंने कहा कि आप यहां से भी डायरेक्ट कर सकते थे। सिमिलरली अगर मेरे पास आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो मैं यहां से क्या करूंगा, इसको जो है सीधे सीधे V2 डिवाइडेड बाई V1 कर दूंगा, और यहां से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, NCV log T2 डिवाइडेड बाई T1 डेल्टा एस के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, आप इससे सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं, लेकिन आप अगर अलग अलग तरीके से आप सारे को जानते हैं तो आपके लिए आगे एग्जाम्पल जो है क्लियर हो जाएगा। ओके, थर्ड वन, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब होता है जिसके अंदर हीट जीरो हो जाए। अगर ये हीट जीरो हो जाएगा तो इंट्रोपी क्या आ जाएगी, जीरो। अगर इंट्रोपी जीरो है तो इसका मतलब है कि कोई भी सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अगर उसकी इंट्रोपी जीरो है, अगर पॉजिटिव है तो वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और जीरो है तो कैसा हो जाएगा आपका, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। अच्छा यहाँ पे आइसोकोरिक की जगह पे मैं लिख देता हूं आइसोबारिक। ओके, फिर से हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस है, तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, NCV log T2 Upon डिवाइडेड बाई T1. T1 प्लस, सॉरी एक चीज छूट गया, NR log P1 बाई P2, क्योंकि आइसोबारिक प्रेशर है, इसका मतलब P1 P2 ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस इक्वल टू NCV log T2 डिवाइडेड बाई T1। अब चाहो इंटीग्रेट करके लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। तो इसीलिए हमने कहा कि भाई आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, तो आपको जहां जिसकी रिक्वायरमेंट होगी आप उसको जीरो करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये जो है ओवरऑल आपके सामने सारे फॉर्मूले हैं। सबसे पहले चेंज निकालते हैं, एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट। आपके लिए पूरा जो प्रोसेस हो जाएगा वो NCV ln T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1। इसी चीज को अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो CV लिखना, कांस्टेंट प्रेशर पे तो क्या लिख देना, CV लिख देना। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो NR ln V2 बाई V1, और प्रेशर के टर्म में लिखना हो तो NR ln P2 बाई P1 हो जाएगा। आप इसको जो है लॉग के बेस में यानी कि 2.30 के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आइसोकोरिक में जो है क्या हो जाएगा, NCV ln T2 बाई T1। ओके, लास्ट पॉइंट यहाँ पे, entropy remain constant so process also known as isoentropic process। अगर जिसके अंदर एंट्रोपी का चेंज जीरो आ जाए उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस कह देते हैं। कोई कहता है एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट, अगर जो एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट है तो चेंज कितना आएगा, जीरो आएगा। अगर जो चेंज जीरो आ जाएगा
तो मुझे बताइए कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका मतलब है 0 आ जाएगा चेंज इन, क्योंकि अगर जो फाइनल प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का जो है एंट्रोपी सेम है तो उसका ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं ताकि कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ध्यान से देखिएगा, आपके सामने क्या दिया हुआ है कि आपको क्या करना है कि एंट्रोपी निकालना है। ओके, वो भी आइसोबारिकली है। आइसोबारिकली का मतलब क्या होता है, तो बताना चाहेंगे आइसोबारिकली में क्या हो जाएगा? Pressure constant. ओके, आइसोबारिकली में प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ओके, अगर आइसोबारिकली में प्रेशर कांस्टेंट है तो आपके पास मैंने डेल्टा एस इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया था, एन सी बी क्या हो जाएगा, लॉग T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस एन आर लॉग P1 बाई P2। अगर आइसोबारिकली है तो इसका मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, 0, यानी कि चेंज, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यों, क्योंकि आइसोबारिकली है तो आइसोबारिकली में क्या हो जाता है, P1 जो है P1 के बराबर हो जाता है, P2 इक्वल टू P1। अगर जो चेंज सेम है तो P1 बाई P2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1, और 1 लॉग बेस 10 की जो है, लॉग बेस 10 1 की जो वैल्यू हो जाती है, लॉग बेस E1 की वैल्यू जो होती है 0 हो जाती है, तो ओवरऑल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ओके, इसका मतलब है मुझे जो फॉर्मूला लगाना है NCB लॉग T2 डिवाइडेड बाई T1। ओके, अब यहां से आपके पास n निकाला, तो n कितना दिया, फाइंड द एंट्रोपी ऑफ 1 मोल, तो 1 हो गया। सीबी की वैल्यू कितनी दी हुई है, अच्छा ये कांस्टेंट प्रेशर पे है तो यहाँ पे हम लोग सीबी ना लेके क्या लेंगे, पी ले लेंगे, क्योंकि हमने कहा था जब आपके पास क्या हो, प्रेशर वाला टर्म हो तो आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार से जो है पी ले लीजिएगा। ठीक है, तो सीपी की वैल्यू आपके पास तो दी नहीं है, सीबी की दी हुई है, लेकिन आपको सीपी की वैल्यू निकालनी आती है, 1 प्लस एफ बाई 2 आर होता है। अच्छा, यहाँ पे एफ मैंने कहा था मोनो एटॉमिक होगा तो कितना होगा, 3, 3, डाई एटॉमिक होगा तो कितना होगा, 5, 5, 5. पॉली एटॉमिक होगा तो 6 होगा। इसका मतलब है एफ की वैल्यू 5/2 आर हो जाएगा। अगर जब 5/2 आर हो जाएगा तो यहाँ पे 7/2 आर लिख दूं। अच्छा, लॉग T2 कितना है आपका, 400 डिवाइडेड बाय, और T1 कितना है, 300। ये 0 से 0 कट गया तो यहाँ पे जो है आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। अच्छा, आर कैलोरी में लेना है क्योंकि कैलोरी में कह रहा है, तो हम लोग यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 2, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 इंटू 7/2 इंटू 2। ओके, अच्छा log 2 की वैल्यू दी हुई है 0.7, क्या मैं log 4 को 2 टू द पावर 2 लिख सकता हूं? Yes, sir. अच्छा, जब पावर होता है तो log में क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो इसका मतलब है कि 0.4 को हमने क्या कर देना है, 0.7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 1.4 log 4 की वैल्यू। log 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1. नेचुरल log की वैल्यू दी हुई है। ओके, ये कट गया तो यहां से आपके पास कितना आ गया, 9.8 आ गया, डिवाइडेड बाय 1.1 हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब ये पॉइंट से पॉइंट कट गया तो कितनी बार में लग जाएगा, 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, कितना हो जाएगा 88, तो बचेगा कितना 10, तो 10 है तो यानी कि कितना हो जाएगा 8.9 के करीब करीब आ जाएगा। तो इतना ही कैलोरी केल्विन जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल। सिमिलरली अब आइसोकोरिकली इसका मतलब सीबी की वैल्यू लगाना है, सीबी की वैल्यू आपको दी हुई है तो आपको डायरेक्ट एनसीबी एल लॉग T2 बाई T1, बस यहाँ पे आपको क्या कर देना, 5/2 लगा देना और इस प्रकार से जो है आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ आपको लॉग की वैल्यू याद रखने के लिए। मैंने कहा भी था कि आप क्या करना, जितनी है बस आप पॉइंट जो है बढ़ाते चले जाना, 2 है तो 0.3, log 3 है तो 0.4,
बस याद रखना कि log 4 के लिए हम 0.6 यूज करते हैं, log 5 के लिए 0.6, log 6 के लिए 0.7, log 7 के लिए 0.8, log 8 के लिए 0.9 और log 9 के लिए जो है 9 यूज कर लेते हैं। तो आप थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो आपकी जो है अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी, एग्जैक्ट नहीं आएगी, लेकिन आपका जो है काम बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। ओके, मेरे पास क्या है कि एंट्रोपी निकालना है डेल्टा एस, किसके लिए? कांस्टेंट प्रेशर के लिए, आइसोबारिक है, तो मैं सीधे सीधे लिख दूं डेल्टा एस इक्वल टू एन सी भी, कौन सा है? कांस्टेंट प्रेशर है तो सीपी। ओके, अब यहां पे क्या हो जाएगा? लॉग T2/T1, और अगला जो होगा एनआर, वो क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, P1/P2 जीरो हो जाएगा, तो मैं सीधे सीधे यही लिखता हूं। ओके, इसलिए मैंने कहा कि आप अगर सीधे वैल्यू याद रखते तो आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। अब देखिए एन कितना दिया हुआ है? 2, सीपी कितना दिया है? 5/2R। ओके, और आपके पास लॉग जो है वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? 600 डिवाइडेड बाय 300। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 300 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 5R लॉग 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ इस प्रकार से जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में से आगे की बात करेंगे, तब तक के लिए बाय।